नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है अंधी माँ की रोटी। रोज सूरज निकलने से पहले उठने वाली आशा जी ने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले दातुन से अपने दांत साफ किया, क्योंकि उनकी आदत थी। वो बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्होंने 75 साल की उम्र होने तक अपने दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। लेकिन उनकी एक आदत थी। जब उनके पति कमलेश जी जीवित थे, उन्होंने उनकी आदत बना दी थी कि दातुन करने के तुरंत बाद उन्हें चाय पीने के लिए देते थे। उनके जाने के बाद भी आशा जी की आदत नहीं छूटी। उनकी सुबह सुबह एक ही इच्छा रहती थी कि बहू उन्हें सुबह सुबह चाय दे दे, उसके साथ बिस्किट या नमकीन हो जाए। तब तो क्या कहना, आशा जी का दिन ही बन जाया करता था। लेकिन कब तक? जब तक बेटी अमन की शादी नहीं हुई थी। जब से बहू मीनाक्षी ने उनके घर में कदम रखा, बहू तो घर की मालकिन ही बन गई। अब उस घर में जो कुछ भी होता मीनाक्षी की मर्जी से ही होता। उसने उनके बेटे अमन को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। बहू की मर्जी पड़ती तो वो अपनी अंधी सास को कुछ खाने को दे देती, नहीं तो मजाल है कि आशा जी को बहू की मर्जी के खिलाफ कुछ भी खाने को मिल जाए। पहनने की तो बात दूर की बात थी। बहू की आसानी के बाद आशा जी को कभी नए कपड़े नसीब नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें कोई गम नहीं था। परंतु जब उन्हें भरपेट भोजन भी न मिल पाता तो आशा जी का मन बहुत रोता। वो मन ही मन अपने पति कमलेश जी से कहती कि मुझे अंधी को आपने किसके सहारे छोड़ दिया। अरे, जिस उम्मीद से मेरा हाथ थामा था तो कम से कम मेरे जीवित भर तो साथ निभाया होता। भगवान को भी इतनी सी दया नहीं आई कि आपसे पहले मुझे ले जाता, तो उल्टा ही कर दिया। और वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती, फिर मन को मनाती कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे उतना तो भुगतना ही पड़ता है। शायद भगवान की यही मर्जी हो। ऐसा सोचकर आशा जी किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने मन में ठान लिया कि भगवान ने जितने दिनों का जीवन दिया है, सुख से या दुख से जीना तो पड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने अपनी अंधेपन के साथ जीना सीख लिया था। लेकिन अब उम्र के साथ साथ शायद आशा जी का बचपन भी लौट आया था। एक दिन उन्होंने बहू से कह दिया, अरे बहू, चाय के साथ बिस्किट या थोड़ा सा नमकीन ही दे दो। आशा जी के इतना कहते ही मीनाक्षी चिल्ला उठी और कहने लगी, अरे मम्मी जी, घर में 50 से नमकीन और बिस्किट मेहमानों के लिए लाई थी। आपके दिन ही अभी आप चाय से ही काम चलाओ। जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आपको दे दूँगी। कल मेरी कुछ सहेलियाँ चाय पे आ रही हैं, इसलिए नमकीन उनके लिए लाई हूँ। और आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं नमकीन लाई हूँ? आप तो अंधी ये देख नहीं सकती। वो क्या है ना बहू, कल यश ने मुझे बताया कि वो नमकीन खाया है और उसको बहुत टेस्टी लगा, तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तुमने तो नहीं दिया, इसलिए मैंने मांग लिया। अभी शांत होकर बैठिए, अभी चाय देती हूँ। मीनाक्षी गुस्से में बोलती जा रही थी। आकाश को दो चपात पड़ेगी तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। और गुस्से में बर्तन फेंकती जा रही थी। बर्तन की आवाज़ सुनकर आशा से समझ जाती कि बहू का मुँह फुला हुआ है, क्योंकि वो देख तो नहीं सकते थे, लेकिन आवाज़ तो सुनकर समझ ही गई। वो सहमे सहमे सी बैठी रही, चाय पीकर बैठी रहती है। सारे काम हो जाने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद दोपहर के 12 बजने को थे और आशा जी को चाय के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। फिर उन्होंने आवाज़ लगाया, बहू, मैं तो किचन में नहीं आ सकती, तुम्हें बुरा लगेगा। कम से कम तुम ही मुझे खाना दे दो। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। आई माँ जी, थोड़ा देर हुआ नहीं कि आप बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती हो। आपको तो बस सब चीज़ टाइम पे चाहिए। कभी हमारे बारे में सोचा भी है? सुबह से उठती हूँ, घर को संभालती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, टिफिन तैयार करती हूँ, फिर भी मजाल है कि एक कप चाय शांति से पी लो। और एक महारानी आप ही जो बस मुँह उठाए बोल देती हैं, यह दे दो वह दे दो। बहू, कभी चाय दे दो, कभी खाना दे दो, कभी पानी दे दो। हर समय कुछ न कुछ डिमांड करती रहती हो। सुबह 5 बजे से एक पैर में दौड़ती रहती हूँ। मैं तो आपको दिखता नहीं और आप देखेंगे भी
कैसे? पर इतना तो आपको अकल होगा कि बहू ने अभी कुछ नहीं खाया होगा, बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। मीनाक्षी थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी डालकर आशा जी के कमरे में पटकते हुए थाली फेंक देती है और आशा जी से कहती है, लो खाकर सेलो टेप चिपका लो, थोड़ा सा भी चुपट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशा जी तो देख नहीं पाती थी, इसलिए वो अपनी थाली को टटोलती रह गई और फिर टटोलते हाथ थाली के पास पहुंच गया। जब थाली मिला तो उन्होंने देखा रोटी कितनी मोटी है। तोड़कर खाने की कोशिश भी किया तो उनके गले से नीचे वो रोटी सरकी ही नहीं और उनके मस्कुरों में दर्द होने लगा। उन्होंने बहू को फिर से आवाज़ लगाया, बहू जरा मेरे लिए दलिया तो बना दो, मुझे सूखी हुई मोटी रोटी नहीं चबाई जाती। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि आवाज़ मत निकालना, अब जैसे भी है खा लो। ऐसा लगता है घर में कोई होटल खोल रखा है, जब मन करता है ऑर्डर दे देती हो। कुछ नहीं तो मुझे बस अपनी नौकरानी ही बना लिया है। मीनाक्षी गुस्से में बड़बड़ाते जा रही थी। अच्छा बहू, 1 कप दूध ही दी तो कम से कम रोटी भिगो कर ही खा लो। पर मीनाक्षी ने अनसुना कर दिया और टीवी खोलकर खुद को अंगूर खाने बैठ गई। फिर से चिल्लाती हुई, बहू जरा 1 कप दूध तो दे दो। मीनाक्षी ना सुनी तो उसका पति अमन आया और फ्रिज में जाकर 1 कटोरी दूध फिर से निकाल कर अपनी माँ को खाने को दे दिया तो मीनाक्षी दौड़कर उसके हाथ को लपक कर पकड़ लेती है और कहती है, यह क्या कर रही हो जी? नाक तो सही है आपका, आपको किसने बोला था माँ जी को दूध देने को? यह तो प्योर दूध भैंस का है और अगर माँ जी को इतना प्योर दूध दोगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। अभी तो सुबह सुबह उनको दूध की चाय भी दी थी और बुढ़ापे में इतना दूध बचता कहाँ है। डॉक्टर को उनको वैसे भी बोला है दूध नहीं देने को। दूध की कटोरी अमन के हाथ से छीनकर मीनाक्षी किचन में ले जाती है और आधा दूध दूसरी कटोरी में डालती है और उसमें 1 कप पानी मिलाकर दे देती है। लीजिए अम्मा जी को, यह आप खा सकती हैं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर प्योर दूध खाती तो आपकी तबीयत खराब हो जाती और हमारी नाक में दम करके रख देती, हमारा जीना हराम कर देती और पैसे लगते वो अलग से। आपको क्या, आपको तो बस खटिया पकड़ के बैठ जाएंगे और मेरा सर नाचेंगे। मीनाक्षी की हिम्मत तो देखो, उसका पति अमन वहीं पे खड़ा था और पति के सामने ही माँ को बुरा भला कह रहा था, उसका अपमान कर रही थी। पर बेटा कुछ भी कहना चाहे तो कैसे बोले? उसने तो खुद अपनी पत्नी को इतनी छूट दे रखी है कि वो उसके सर पर बैठकर तांडव कर रही है और उसका तमाशा देख रहा है। बेकार है ऐसी बेटी भी जो अपनी माँ के त्याग को ही भूल जाती है, जो माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट देती है। आज उसे अपनी बहू के सामने अपमानित होना पड़ रहा है और बेटा चुपचाप तमाशा देख रहा है। मीनाक्षी अपने पति अमन का हाथ खींचती हुई अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर हॉल में ले आती है और अमन को बहुत खड़ी खोटी सुनाने लगती है, खबरदार जो बुढ़िया को प्योर दूध पीने को दिया, अगर तबीयत खराब होगी तो उनकी सेवा तुम करना, मैं उनकी चाकरी नहीं करने वाली। सुबह तो उनका मुंह नमकीन खाने को लपलपा रहा था पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा नमकीन खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगा, इसलिए जैसा मैं करती हूँ मुझे करने दो, मेरे कामों में टांग मत अड़ाना। मीनाक्षी आंख दिखाते हुए बोलती है, समझे तुम कि फिर से समझाओ? उसके बाद मीनाक्षी सासू माँ के कमरे से दमदमाती हुई जाती है और उसे रोटी छीन लेती, कहती, आप ये रोटी मत खाइए, आपके तो दांत में दर्द है, इसलिए मैं आपके लिए बासी रोटी लाई हूँ, इसी को दूध में भिगोकर खा लीजिए, रोटी आराम से फूल जाएगी और खाने में आपको समस्या भी नहीं होगी। आशा जी जब रोटी खाती है तो उसमें फुसंद लगा हुआ था, क्योंकि उसका स्वाद खट्टा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह जाती हैं और वो अपने अतीत याद करके सोचने लगती है कि जब मेरे पति थे तो वो मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती थी और ना ही कभी मुझे जली गोटी सुनाती थी। पर आज बहू की हिम्मत तो देखो, जली गोटी भी सुना रही है और खाने के लिए फफूंदी वाली रोटी मिल रही है, क्या नसीब है मेरा। आशा जी रोते रोते अपनी अतीत की बातों को सोचने लगती है
जब पहली बार कमलेश जी उनको देखने शादी के लिए उनके घर आए थे तो उन्होंने देखते ही पसंद कर लिया था। घर के सभी लोग बड़े खुश थे, कहते थे बड़ी किस्मत वाली है हमारी बिटिया, जो एक बार में ही लड़के ने हाँ कर दिया। शादी का दिन नज़दीक आया और सब बारात हमारे घर आई तो खुशी में सभी बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन पटाखे की चिंगारी आशा जी की आंखों में पड़ गई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि आशा जी की आंख अब कभी ठीक नहीं हो सकती, उनकी आंखें खराब हो गई हैं। घर वाले कोसने लगे कि शादी वाले दिन ही अपनी आंख फोड़ कर बैठ गई, इतनी अपशगुनी है तो अब बारात दरवाजे से वापस चली जाएगी। पिताजी को रोते रह गई। पगड़ी उतार कर कमलेश जी के माता पिता के कदमों में रख दिया, पर उन्होंने एक न सुनी और बारात वापस ले जाकर चले गए। तब कमलेश जी अपनी ज़बान के पक्के थे। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने आशा जी से शादी करने का ठान लिया और मंदिर में जाकर आशा जी को, जो कि अब अंधी हो चुकी थी, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद कमलेश जी ने आशा जी का पूरा साथ दिया। वे उनकी आंखें बंद गए थे, उन्हें हर चीज़ अंदाज से बताते सिखाते, कैसे कोई काम अंदाज से करे, उसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे देने लगे। आशा जी उनका साथ पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह उनके दुख में एक मजबूत दीवार की भांति खड़े थे। आशा जी को खूब इज्जत देते, उन्हें घुमाने ले जाते और कभी भी किसी से मिलवाने में शर्म नहीं करते कि वो उनकी पत्नी हैं। एक बार कमलेश जी के साथ आशा जी उनके दोस्त के घर में किसी पार्टी में गए थे। उनके दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, यार कमलेश तुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर किस अंधी लड़की से शादी करके ले आया, कहकर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगे। कमलेश जी से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने दोस्त को एक तमाचा जड़ दिया और कहा, शर्म नहीं आती किसी की पत्नी का मजाक बनाते हुए। कमलेश जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोस्तों से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। आशा जी को उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो अंधी हैं। उन्हें भरपूर प्यार और साथ दिया। देखते ही देखते उनकी गोद में एक नन्हे ने फूल से जन्म लिया। दोनों ने अमन को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, एक अच्छे स्कूल में उस शिक्षा दिलवाई। अब अमन 18 साल का हो गया था। उनका जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीत रहा था, पर कहते हैं ना, अपनी किस्मत को खुद ही नज़र लग जाती है और आशा जी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक रात को 2 बजे कमलेश जी को दिल का दौरा पड़ा। आशा जी सो रही थी, उन्हें तो खबर ही नहीं चली कि कमलेश जी को हार्ट अटैक पड़ा है। उनका दिल तो दौड़ पड़ा था और वो इस दुनिया से चल बसी। सुबह हुई, जब कमलेश जी को चाय के लिए हिलाकर उठा रही थी, तब वो कुछ न बोले। तब उनके दिल की बेचैनी बढ़ गई और पता चला कि कमलेश जी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चल बसे। अब तो आशा जी की दुनिया एकदम वीरान हो गई थी। उनकी आंखें नहीं थी तो इतना दुख नहीं था जितना उनके पति के जाने से उन्हें दुख हुआ। उनका जीवन बहुत कष्ट में हो गया, क्योंकि वह दुनिया को कमलेश जी की आंखों से ही देख पाती थी और अब वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था, पर अपने बेटे का मुंह देखकर अपने आप को संभालती, अपने आंसू को पोंछती और खुद को हिम्मत देती कि मुझे बच्चे के लिए जीना होगा, और उनके कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए वो जुट जाती हैं। जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है तो एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। शुरू में मीनाक्षी अपनी अंधी सासू माँ का खूब ध्यान रखती, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देती, पर जब अमन पूरी तरह से उसकी शीशे में उतर गया, जो मीनाक्षी कहती वो सुनने लगा, तो मीनाक्षी भी उसे अपने इशारों में नचाने लगती। अब अमन अपनी माँ का बेटा न होकर सिर्फ अपनी पत्नी का पति बनकर रह गया। जिस माँ ने उसे जन्म देने में, परवरिश करने में अपनी सुंदरता को खो दिया, और आज एक सुंदर पत्नी मिलने पर अमन अपनी माँ को ही भूल गया। अमन अपनी माँ के त्याग तपस्या को ही भूल गया। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ अंधी होने के बावजूद भी सब कुछ छूकर महसूस करके उसके लिए खाना बनाती है। जब रात को पढ़ाई करके जागता तो वो भी उसके साथ जागती है।
उसको समय समय से चाय देती, उसके कपड़े धोती, उसके मनपसंद का खाना बनाती हैं। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते उनके हाथ में जल जाते, पर वो उफ तक नहीं करती। वो अपनी जिंदा माँ को मार चुका था और अगर कुछ याद था तो बस उसे अपनी पत्नी। माँ बस चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती, अपने ही घर में इधर उधर नहीं कर पाती थी और बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। जब रोटी का एक पैन आया तो रोटी का स्वाद खराब हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया कि रोटी बासी है और उसे फफूंदी लगी हुई है। अपनी साड़ी के पल्लू से सब जगह घुमा घुमा कर रोटी साफ करके खा लेती है, साथ में अपनी आंखों के बहते हुए आंसू और कप को भी खा लेती है। यही सब सोचते सोचते एक रोटी से भी उनकी भूख मिट गई। बहू के तानों से ही उनका पेट भर गया और कब उनकी आँख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। आधी रात को उन्हें अचानक से उल्टी दस्त का शिकायत हो गया, उनका पेट खराब हो गया और उल्टियाँ भी होने लगी। बेटे के कमरे को रात को दरवाज़ा खटखटाया तो बेटा भी चिल्लाकर बोला, क्या माँ पूरी रात दिन मेहनत करके एक पल के लिए सोने आता हूँ, तुम्हें वो भी नहीं देखा जाता, मेरी नींद खराब कर दिया और बताओ क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आन पड़ी कि सुबह होने तक का इंतज़ार न कर सके? बेटा मेरा पेट खराब हो गया है और दस्त हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, बहुत तकलीफ़ हो रही है। आशा जी रोती जा रही थी, उनके हाथ पैर भी काँप रहे थे कमजोरी के कारण। बहू ने जब सुना कि उनका पेट खराब हो गया है तो वो बोल पड़ी, और खिलाओ प्योर दूध, अब पेट खराब हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अमन बोला, अरे माँ नींबू अजवाइन का पानी पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। जाओ मीनाक्षी माँ को अजवाइन नींबू का पानी दे दो। पर मीनाक्षी दस से मस नहीं हुई और अमन किचन में गया तो वो अजवाइन ढूंढ नहीं पाया कि अजवाइन कहाँ रखा है और मीनाक्षी को बोलता ढक गया, पर मीनाक्षी चादर तान सो गई। इधर आशा जी दर्द से छटपटा रही थी। जब किसी तरह टटोलती हुई वो किचन में घुसी तो वो भी अजवाइन का शीशा न ढूंढ पाई। एक मसाले का जार खोला, उसको टेस्ट करके समझने लगे अजवाइन है कि क्या है, पर मुँह पर डालती वो धुआं धुआं हो गया, क्योंकि वो अजवाइन तो नहीं पर लाल मिर्च पाउडर था। और काट कर वे किचन सिंगाने लगे तो उनके हाथ से धक्का लग कर एक शीशे का जार टूट गया जो उनके पैरों में चुभ गया था। अब तो दोनों तरह से व्याकुल हो गई, इधर पैर से भी खून बह रहा था और उधर पेट में भी जलन हो रही थी। और बेटे बहू को कोई चिंता ही नहीं थी कि माँ दर्द से तड़प रही है। वही माँ जो बच्चे की एक चीख पे एक दर्द पर पूरी रात हंसते हंसते बिता देती है, अपना चैन सुकून सब त्याग देती। आज वही बेटे बहू आराम से सो रहे थे और माँ दर्द से तड़प रही थी। दादी की चीख से कमरे में सोया हुआ उसका 7 साल का पोता आकाश अपने कमरे से बाहर आया, बोला, क्या हुआ दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? दादी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा, बेटा आकाश, मेरे पेट में दर्द हो रहा और मुझे कोई दवा भी नहीं दे रहा है। बहू से बोला, तुम बोलती है इतना प्योर दूध पियोगे तो पेट तो खराब होगा ना। अब तुम भूख तो आकाश अपनी माँ के कमरे में आता है और कहता है, माँ यह कौन सा तरीका है, दर्द से बिलख रही है और आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मैंने देखा है आप दादी को बहुत बुरी तरह से डांटती हो, डराती हो, धमकाती हो, उनके साथ बुरा व्यवहार करती हो। एक हफ्ते मेरे पहले जन्मदिन की पार्टी में जब उसके रिश्तेदार आए तो सबके सामने दादी को केक, मिठाई, गाजर का हलवा पूरी खाने को दिया और जब थोड़ी देर बाद सब चले गए तो उनके पकवान वाली थाली छीन कर उनको सूखी रोटी थमाती। क्या दादी को मेरे जन्मदिन का केक, मिठाई खाने का भी अधिकार नहीं है? हर समय आप उनको बासी खाना देती हो तो उनका पेट तो खराब होगा ना। और कहती हो प्योर दूध पीने से पेट खराब हो गया। अरे जब उनका पेट ही नहीं भरता तो पेट कहाँ से खराब होगा? या आपकी बासी रोटियों का नतीजा है माँ? अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? अपने बेटे को दादी का पक्ष लेने पर मीनाक्षी आग बबूला हो गई और बिना सोचे समझे आंखें दिखाते हुए एक डंडा उठाया और उसे धड़ाधड़ पीटने लगी। दादी के
तरफदारी करने वाला दादी का चमचा जाकर कमरे में चुपचाप सो जा, मेरी नींद खराब मत कर। बेचारी आशा जी अपने पोते का आंसू बहते देख छटपटा कर रह गई। उसका सीना फट गया कि कभी उन्होंने अपने बेटे पर एक उंगली नहीं उठाई और आज उनके जान से भी प्यारे पोते को डंडे से मारा जा रहा है। मेरी वजह से ही भगवान ऐसी दुर्गति होनी थी। ऐसे नरक के दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैं मर क्यों नहीं गई? एक बेचारे बच्चे को मेरी वजह से मार खाना पड़ रहा है। लानत है मुझ पर भगवान। अब आशा जी को अपनी ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी। फिर मीनाक्षी किचन में जाती है और उनको अजवाइन नींबू का पानी का घोल बनाकर देती है। इससे पहले वो उन पे बरबराती है, किचन का सामान तोड़ने में आप लोग आगे हैं, पैसे मेरे बर्बाद होते हैं। आइंदा किचन में पैर भी रखा तो आपकी खैर नहीं। माँ जी धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। आशा जी का पेट दर्द सही हो गया और कुछ दिन बाद उनका पूरा आकाश तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया तो दादी से बोला, दादी आज हम बाहर जा रहे हैं। आशा जी ने पूछा, अरे आकाश मेरा लाडला तो कहाँ जा रहा है? दादी आज मैं शादी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। दादी पता है मैं तो अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम 2 बार खाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पे आशा जी के मुंह में पानी आ गया क्योंकि बहू खाने में बासी रोटी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं देती थी। ये सुनकर आशा जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, बहू सुन रही हो, तुम शादी में जा रही हो तो मेरे लिए कुछ रोटी कुछ खाना बना कर रखना, या नहीं मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे तुम आने में अगर लेट हो गया तो माँ जी आपको मेरा 10,000 का लहंगा और 5,000 का मेकअप नहीं दिखता। मैंने नेल आर्ट भी करवाया है। यह सब करके मैं आपकी रोटी बनाने किचन में जाऊँगी तो पसीने से मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं पार्लर से आकर किचन में आपके लिए खाना बनाने जाऊँगी? सुबह के आलू के भजिया और कुछ ब्रेड रखे, खा लेना। बहू सुबह की ठंडी सूखी रोटी मुझसे चबाई नहीं जाएगी। तुम्हें तो पता है बासी खाना खाने से कुछ दिन पहले मेरा पेट खराब हो गया था, तो मेरे लिए कुछ हल्का बना दो। दलिया या खिचड़ी बना देती तो मीनाक्षी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बस इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। मीनाक्षी अपने कमरे से बरबराती है और कहती है, आज सुनते हो माँ जी को, मेरा मेकअप नहीं दिखता, मेरे इतने महंगे कपड़े नहीं दिखते, उन्हें दिखता है तो सिर्फ अपना पेट। हर समय इनको सिर्फ और सिर्फ भूख ही लगी रहती है। कह रहे हैं मेरे लिए दलिया बना दो। मैं बोला तो उसमें क्या हर्ज है? मीनाक्षी कुकर में चढ़ाते एक सीटी में दलिया बनकर तैयार हो जाएगा, जाकर बना दो। देखो जी आप कान खोल कर सुन लो, अब मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली। शादी में जाने से पहले अपना मेकअप खराब कर लो। अगर आपको बहुत शौक है दलिया बनाने का तो आप ये जाकर बना लो। और मीनाक्षी में ऐसे बीमार होने लगा तो बात को आगे न बढ़ाते हुए अमन बोला, तुमको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं जाकर माँ को समझा देता हूँ। माँ मीनाक्षी तो आपके लिए दलिया या रोटी नहीं बना पाएगी, इसलिए एक काम करो, आज बगल के मंदिर में भंडारा बट रहा है, वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। हलवा पूरी खिचड़ी आपको जो भी खाना हो एक टिफिन लेकर जाना और प्रसाद को घर में ले आ जाना और आराम से बैठकर खा लेना। घर से बाहर निकलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तुमको शादी में जाना है ना, चले जाओ। मैं अपनी लाठी देखते हुए धीरे धीरे मंदिर तक चली जाऊंगी। अगर उधर भटक गई तो किसी से मदद मांग लूँगी, कह दूँगी कि मुझे मंदिर तक ले चलो, प्रसाद लेकर वैसे वापस भी आ जाऊँगी। माँ की बात सुनकर अमर और मीनाक्षी खुश हो गए। आशा जी बोली, बेटा तुम मेरी चिंता मत करना, तुम जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। ठीक है माँ, कहकर मीनाक्षी और अमन अपनी कार में बैठने लगते। तभी मीनाक्षी ने आकाश को आवाज़ लगाई, चलो बेटा आकाश जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आकाश बोला, मम्मी आप सामने बैठिए, मैं पीछे की सीट पे अकेला बैठूंगा। मीनाक्षी को तो शादी में जाने की जल्दी थी। मैं जल्दी से सामने वाली सीट पे बैठ गई और आकाश पीछे बैठने को कहा तो आकाश ने पीछे के दरवाजे से बाहर बंद कर दिया। कार का दरवाज़ा बंद होते ही अमन ने कार स्टार्ट किया और दोनों खुशी खुशी शादी में जाने के लिए निकल गए। उन्हें लगा आकाश पीछे बैठा है, लेकिन आकाश कार में न बैठकर अपने घर में ही अपनी दादी के पास रुक गया।
कार में बैठकर मीनाक्षी तो झक रही थी उसे खाना बनाना नहीं पड़ा, नहीं तो उसका नेल आर्ट खराब हो जाता। कभी वो अपने लहंगे को देखते, कभी कार के शीशे में अपने मेकअप को देखती तो कभी अपने नेल आर्ट को देखती। अमन से बार बार पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ मीनाक्षी। फिर जुरू का कलाम था, एक सबक कर एक शायरिया बोलकर अपनी पत्नी की तारीफ़ें करता। अपने पति की तारीफ़ें सुनकर मीनाक्षी फूली न समाती। उसका वो सफ़र खुशी खुशी में कैसे कट गया पता ही नहीं चला। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपनी कार से उतरे, मीनाक्षी ने पीछे का गेट खोलकर आकाश को आवाज़ लगाई, बेटा आकाश चलो जल्दी से उतरो, चलो आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम खानी है ना। जब आकाश की कोई आवाज़ नहीं आई तो मीनाक्षी ने इधर उधर झाँक कर देखा, आकाश से कहीं नहीं दिखा। उसने अमन से कहा, जी देखो ना आकाश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर आकाश गया कहाँ। अमन मीनाक्षी की आवाज़ सुनकर कार की डिग्गी खोलकर ढूंढने लगा, कहीं आकाश डिग्गी में तो नहीं चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो दोनों शादी के मंडप में जाने की बजाय तुरंत अपनी कार वापस मोड़कर अपने घर जाने लिए निकले लगे। तभी दुल्हन के भाई ने उन्हें देख लिया और बोला, अरे क्या बात हुई, अभी तो आए हो और अभी ही चल दिए। अरे बारात तो दरवाजे पे आने दो भाई, अभी तो आप दोनों ने दूल्हे का दीदार तक नहीं किया है। अमन बोला, अरे हम नहीं जा रहे भाई, हम आ रहे हैं, कहकर उसने फिर से अपनी कार वापस मोड़ी और विमन से ही बारात आने का इंतज़ार करने लगे। उनके दोस्त भाई उन्हें पूछते कि आप दोनों ही आए क्या, आकाश नहीं आया। तो किसी से कहते घर पे है, तो किसी से कहते नहीं कहीं खेल रहा होगा, लेकिन सच्चाई नहीं बता पा रहे थे कि पता नहीं आकाश कहाँ गया, वरना लोग उन्हीं को तो भूल करते। कैसे माँ बाप भी 4 साल के बच्चे को नहीं संभाल पाए, इतना छोटा बच्चा कहाँ गया इन्हें पता ही नहीं है, और दोनों बेखबर होकर शादी कैसे फंक्शन में आ गए हैं। इनके जैसे लापरवाह माँ बाप नहीं देखे हैं। लोगों के ऐसे तारों से बचने के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि रियाज कहाँ है। दोनों ने दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर जाने दिया और शादी अधूरी छोड़ के ही बिना कुछ खाए वहाँ से बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गए। और अपने घर में जाकर देखा तो घर में तो जैसे उन्होंने बाहर से ताला लगाया था वैसा ही लगा हुआ मिला। फिर भी मन की तसल्ली के लिए उन्होंने अपने घर का ताला खोलकर पूरे घर में ढूंढा, परंतु उनका बेटा आकाश उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अब दोनों पति पत्नी माथे पे हाथ रख कर बैठ गए और सोचने लगे कि वो तो शादी में जाने के लिए कितना एक्साइटेड था, कह रहा था कि वहाँ जाते ही सबसे पहले आइसक्रीम खाएगा। कितने अरमान सजाए थे उसने, लेकिन कहाँ गायब हो गया। फिर अमन को याद आया कि माँ अभी तक मंदिर से वापस नहीं आए, हो सकता है आकाश माँ के साथ ही हो। वो जल्दी से मंदिर की ओर लपका तो उसके पीछे पीछे मीनाक्षी में चली गई। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ का मंदिर तो रूह कपा देने वाला था। आकाश अपनी दादी को डंडे का सहारा देकर धीरे धीरे भंडारे की लाइन में वहाँ तक ले गया जहाँ भंडारा बट रहा था, और दोनों पोता दादी पोता चिल्लाने लगे, भंडारे वाले भैया हमें भी थोड़ी प्रसाद दे दो ना, जल्दी दो ना भैया। तभी वह भंडारे वाला कहता है, अरे तुम दोनों दादी पोता का तो कोई काम नहीं है, लेकिन हमें तो अपना काम करने दे, थोड़ी देर तो शांति बना कर रखो। और आशा जी के पास से जल्दी जल्दी निकल जाती है। आशा जी की आंखों से न दिखने और भी अंधी होने के कारण पेरेंट्स बिगड़ जाने से वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके रोते हुए कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। बेचारा 7 साल का आकाश अपनी दादी को बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा। थोड़ी देर में भीड़ कम हुई, तब आकाश ने रोते हुए अपनी दादी को अपने नन्हे हाथों से सहारा देते हुए उठाने का प्रयास किया, लेकिन आशा जी के माथे और हाथ पैर में चोट लगने से खून बहने के कारण वो काफ़ी जख्मी हो गई थी, इसलिए वो नहीं उठ पाई। तभी उनके पड़ोसी शर्मा जी ने देखा आकाश और आशा जी दोनों रो रहे हैं और आशा जी गिर गई हैं, तो उन्होंने आशा जी को उठाने में मदद किया और पूछा, बेटा आकाश तो अपनी दादी के साथ यहाँ आए हो और तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं। तब आकाश ने बताया कि वो दोनों शादी में गए हैं, तो तुम क्यों नहीं गए। अंकल अगर मैं भी जाता तो मेरी दादी की देखभाल कौन करता, देखे मेरी दादी को कितनी चोटें आई हैं,
मेरी दादी देख नहीं सकती और मेरे पापा ने कहा दिया कि आप भंडारे का प्रसाद लेकर खा लेना। मैंने सोचा मेरी दादी को तो टिकता नहीं, वो मंदिर तक कैसे जाएगी, इसलिए मैं शादी में नहीं गया। तभी शर्मा जी ने कहा, बेटा आकाश, तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी अमीर आज भी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी दादी का आशीर्वाद और प्यार जो मिल रहा है। तभी आकाश ने तपक से कहा, हाँ अंकल, मैं पढ़ लेकर बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, और पता है अंकल, मैं अपना घर वहीं बनवाऊंगा जहाँ मंदिर पास में हो। अरे वाह बेटा, तुम तो भगवान जी के बहुत बड़े भक्त भी बनना चाहते हो। नहीं अंकल जी, मैं इसलिए मंदिर के पास अपना घर नहीं बनवाना चाहता ताकि जब मेरी शादी हो जाए केवल मेरी पत्नी के साथ मुझे भी कहीं जाना होगा, मैं तो मेरी दादी की तरह मेरी मम्मी पापा को भी भंडारे का प्रसाद के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े। क्योंकि जैसे आज मेरी मम्मी मेरी दादी के लिए दलिया या रोटी बनाकर नहीं देती, वैसे ही मेरी पत्नी भी मेरी मम्मी पापा को नहीं देगी, तो उन्हें ज़रा परेशानी न हो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैं पहले से ही उनकी सुविधा के बारे में सोच रहा हूँ। अमन और मीनाक्षी जो लोग लाश के कारण सबके सामने नहीं जा रहे थे, आसपास के लोग उन्हें पहचानते और उन्हें इतने सजे धजे देख कर और बूढ़ी अंडी माँ को भंडारे का प्रसाद खाने के लिए लाइन में लगता देख लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, इस डर से सबके सामने नहीं जा रहे थे। लेकिन जब आकाश ने मंदिर के पास अपना घर बनवाने वाली बात कही और आशा की जगह उन्होंने स्वयं को रखा, तो उनकी अंतरात्मा कांप उठे। वो दोनों लोग लाश को भूलकर दौड़े भागे आशा जी के कदमों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दो, जी बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। आज हमारे छोटे से बेटे ने हमें सबक सिखा दिया कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। हमने आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा दलिया बनाकर नहीं दे सकते, आपकी आंखों से नहीं दिखता, यह पता होते हुए भी भंडारे के प्रसाद से पेट भरने के लिए कहा। लेकिन हमारा बेटा आकाश हमसे कई गुना समझदार है, जो अपनी दादी की तकलीफ को समझकर अपनी इच्छा को मारकर शादी में हमारे साथ न जाकर आपके साथ आया। आकाश के भी गुनहगार है, आकाश बेटा हमें माफ़ कर दो। तभी शर्मा जी बोले, हाँ अमन, आकाश तुम दोनों से कहीं ज़्यादा समझदार है। वैसे तो बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों से सीखने की ज़रूरत है, कहकर वो वहाँ से चले गए। अमन ने अपनी गलती मानते हुए आशा जी और आकाश को अपने साथ अपने घर लाया और उन्हें वचन दिया कि अब से वही होगा जो उसकी माँ चाहेगी। तभी मीनाक्षी ने भी कहा, हाँ माँ जी, मैं वचन देती हूँ, मैं भी वही करूँगी जो आप कहेंगे, कहिए आप क्या चाहती हैं। तब आशा जी ने कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और 2 मीठे बोल ही बोल दो। हम बूढ़े को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। न हमें किसी के धन दौलत की भूख है और न किसी के गहने कपड़ों के। और पोते आकाश को गले से लगाते हुए कहा, बेटा मेरा पोता आकाश तो मेरी जान है, इस पे हाथ उठाती है तो ऐसा लगता है वो तपर उस पे नहीं मुझ पे बरस रहे हैं, क्योंकि आकाश में भी मेरी जान बसती है। उसकी एक आवाज़ सुन लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया की दौलत मिल गई। अब मीनाक्षी अपनी सासू माँ के लिए सबसे पहले दलिया बनाती है और मीनाक्षी के साथ आशा जी खुशी खुशी दलिया को ऐसे खाती है जैसे उन्हें 56 भोग मिल गया हो। तो दोस्तों, आकाश ने अपने माँ बाप को सबक सिखाकर सही किया या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।